Hello students, welcome you all in the video lecture series of DME 1. Today we are going to see the factor of safety and the necessity of failure mode and different theories of failure. Okay, so we are starting with factor of safety. Factor of safety. Okay, it is also called FOS. फैक्टर ऑफ सेफ्टी. तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी एक इतना बेसिक और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है DME 1 के अंदर कि जो अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता क्या है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप जिस सब्जेक्ट या जो आप मटेरियल यूज़ कर रहे हो तो वो मटेरियल का एक फैक्टर रहेगा कि वो कितना सेफ़ है बना अपने मैन्युफैक्चरिंग के लिए या उसकी लाइफ कितनी सेफ़ है, ये मैटर करता है आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी. तो एक नंबर रहता है, ये नंबर में वैरी करता है कि जैसे 2 से 6 इसके बीच में ये वैरी करता है, 2 से 8 इसमें वैरी करता है कि मान लो किसी भी एक मटेरियल का मान लो कंपोनेंट का फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपने कंसीडर कर लिया कि 2 है तो उसकी एक रेंज रहेगी मिनिमम, लोअर एंड हाई. तो जितना मिनिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी, लोअर फैक्टर ऑफ सेफ्टी नंबर आप कंसीडर करोगे तो वो रहेगा उस मटेरियल का लिविंग जो भी पीरियड रहेगा वो उतना ही कम रहेगा. जितना फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज़्यादा रहेगा उतना कंपोनेंट का स्ट्रेंथ कहिए या उसका जो भी लाइफ रहेगा वो लॉन्ग रहेगा. जितना फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप बढ़ाओगे उतना ही मटेरियल स्ट्रॉन्ग बनेगा, स्ट्रेंथ उसकी अच्छी खासी बनेगी, लेकिन वो उतना ही कॉस्टली होगा. फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपका बढ़ गया तो मटेरियल आपका कॉस्टली होगा. फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपका कम है तो मटेरियल भी आपका कॉस्टिंग कम रहेगा, लेकिन उसकी लाइफ उतनी अच्छी नहीं रहेगी जितनी कंपैरेटिवली मीडियम रेंज की रहेंगी या हाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी की रहेंगी. तो हम फिलहाल हम देखेंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी की डेफिनेशन या फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है. तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज़ नथिंग बट इट इज़ द रेशो ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस और लोड टू दी वर्किंग और डिज़ाइन स्ट्रेस और लोड. एक बार लिख लेते हैं. इट इज़ द रेशो ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस और लोड टू दी वर्किंग और डिज़ाइन स्ट्रेस और लोड. ठीक है, तो इसको फॉर्मूले में देखते किस तरीके से रहेंगे. FOS यानी फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू मैक्सिमम स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वर्किंग स्ट्रेस. ठीक है, इस तरीके से हम इसको देखेंगे. तो इस तरीके से फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला रहता है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू मैक्सिमम स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वर्किंग स्ट्रेस. यानी मैक्सिमम स्ट्रेस यानी क्या, जिस मटेरियल के ऊपर आप जितना मैक्सिमम लोड लगा सकते हो या उस मटेरियल का उतना कैपेसिटी रहेगा कि लोड कैरी करने का, और या स्ट्रेस जिसमें हम कहेंगे कि जहाँ पे वो स्ट्रेस को मैक्सिमम उसका स्ट्रेस वो कैरी कर पाएगा मटेरियल, उतना उसका स्ट्रेस डिवाइडेड बाय जो एक्चुअल वर्किंग है. मान लो आपने मटेरियल लिया कि जिसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी या जिस पे लोड है हमारा मैक्सिमम लोड हम अप्लाई करेंगे 40 न्यूटन या 400 न्यूटन, जो भी रहेगा आप कंसीडर कर लीजिए. जिसको न्यूटन कहेंगे हम या केजी कहिए आप. आपको अगर सिंपल लैंग्वेज में समझना है तो आप किलोग्राम्स कंसीडर कर लीजिए. कोई भी एक मटेरियल ले लीजिए और उसका 100 किलो का अगर कैपेसिटी है, वो कैरी करने का वेट, वो मटेरियल का कैरी करने का वेट जो भी रहेगा वो उसकी कैपेसिटी रहेगी 100 kg. लेकिन हम उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं एक 8 kg का. जैसे आप फॉर एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, वेइंग मशीन जो हम वेट करते हैं वो मशीन का अगर कंसीडर करेंगे तो उसमें देखिए कि मान लो कि 200 किलोग्राम उस मशीन की कैपेसिटी की, उसके ऊपर कोई भी 200 किलोग्राम तक मैक्सिमम लोड वो कैरी कर पाएगा. उसके ऊपर खड़े रहोगे तो आप 200 किलो का इंसान वहाँ पे खड़ा रहेगा तो उस मशीन को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा. लेकिन मान लो 201, 202 ऐसा इस तरीके से मटेरियल उसका वेट अगर उस मशीन के ऊपर आपने अप्लाई किया तो ऑटोमेटिकली मशीन वेरी करेगी. मशीन वो उतना वेट तो नहीं दिखाएंगे लेकिन मशीन के जो भी पार्ट्स रहेंगे वो हल्के हल्के से बेंड होना स्टार्ट हो जाएंगे. उसमें स्ट्रेस इंड्यूस हो जाता है तो उसकी वजह से वहाँ पे क्रैक होना स्टार्ट हो जाएंगे, बेंड होना स्टार्ट हो जाएंगे. तो उसकी वजह से मटेरियल
और जितना लोड आप उसके ऊपर अप्लाई करोगे तो वो टूटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि उस मशीन का 200 केजी कैपेसिटी की है, 200 केजी का लोड वो आराम से कैरी कर पाएगा, तो ये उसका एक कैपेसिटी हो गया। लेकिन हम एक्चुअल जब खड़े रहेंगे, मान लो कोई 80 केजी का इंसान उस पर खड़ा हो गया, तो वो रहेगा आपका वर्किंग स्ट्रेस। एग्जाम्पल समझ में आ रहा है आपको? तो मैक्सिमम स्ट्रेस यानी क्या कि जो भी उसकी कैपेसिटी रहेगी, मटेरियल की जो भी कैपेसिटी रहेगी कि उसको कैरी करने की, उसको हम कहेंगे मैक्सिमम स्ट्रेस या लोड। और वर्किंग स्ट्रेस क्या रहेगा कि एक्चुअल उसके ऊपर हमने कितना लोड डाला या कितना स्ट्रेस उसके अंदर इंड्यूस हो रहा है, तो उसको कहेंगे हम वर्किंग स्ट्रेस, यानी ये एक्चुअल वर्क रहेगा उसका। तो उसको हम कहते हैं फैक्टर ऑफ जो सेफ्टी, यानी जिसमें इसका जो भी आंसर आएगा वो नंबर में आएगा, तो वो नंबर को हम कहेंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फॉर एग्जांपल कैपेसिटी मान लो आपकी 200 किलोग्राम की है और आपने उसके ऊपर लगाया 100 किलोग्राम, राइट, 100 किलोग्राम उसके ऊपर एक्चुअल वर्क अप्लाई किया, तो जो भी इसका आंसर आएगा, मान लो 200 डिवाइड बाय 1 यानी 2, है ना, तो वो 2 जो रहेगा वो नंबर रहेगा, और वो नंबर रहेगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी का। फैक्टर ऑफ सेफ्टी का नंबर रहेगा, मान लो 200 kg डिवाइडेड बाय 100 kg, जो भी आंसर आया 2, तो वो 2 जो रहेगा ये रहेगा आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी। इसको कोई भी एक यूनिट नहीं रहता, ये चीज़ समझ लीजिए, फैक्टर ऑफ सेफ्टी को यूनिट नहीं रहता। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपकी जो रहेगी वो एक नंबर रहेगी। अब ये 2 है तो ये वैरी क्या कर रहा है आपका 2 से मैक्सिमम 8 ये नंबर में रहता है। तो मान लो 2 से 4 एक जो रहेगा वो मीडियम रेंज में रहेगा, फिर 5 से 6 जो रहेगा वो ये लो में रहेगा और ये मीडियम में रहेगा, और 7 से 8 एकदम हाई क्वालिटी का रहेगा, जो रहेगा हाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अगर मान लीजिए कि आपने डक्टाइल मटेरियल कंसीडर कर लिया, तो डक्टाइल मटेरियल के लिए आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या रहेगा, ब्रिटल मटेरियल के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या रहेगा, यानी अगर फाइंड आउट करना है आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा। फॉर एग्जांपल आप कंसीडर करेंगे हम फॉर डक्टाइल मटेरियल, फॉर डक्टाइल मटेरियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू yield point stress divided by as usual working stress और load, समझ में, और लोड यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लोड। ठीक है, तो डक्टाइल के लिए क्या होता है कि यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि यील्ड स्ट्रेस क्या होता है और वर्किंग स्ट्रेस क्या होता है। तो वर्किंग स्ट्रेस तो आपको अब समझ में आएगा कि एक्चुअल लोड रहेगा। तो यील्ड पॉइंट क्या रहेगा, यील्ड पॉइंट अगर आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व डायग्राम अगर याद है, हम इसके बाद देखेंगे वो यील्ड स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी है कि यील्ड पॉइंट क्या रहता है। जब भी कोई भी मटेरियल ब्रेक होता है, उसका ब्रेकिंग पॉइंट स्टार्ट होता है, तो उसके पहले वो यील्ड पॉइंट पे जाता है। तो यानी क्या कि जब भी ब्रेक होने के पहले उसका आखिरी जो भी पॉइंट रहेगा जहाँ पे वो मटेरियल सस्टेन करता है खुद को, उसके आखिरी पॉइंट तक, उस पॉइंट को हम कहते हैं यील्ड, यानी ब्रेक होने के पहले तक का जो भी उसका पॉइंट आएगा, उस पॉइंट को हम कहेंगे यील्ड पॉइंट। जैसे आपने कोई एक स्टिक ले ली, यानी लकड़ी ले ली, और उसको आप बेंड कर रहे हो, बेंड करते जा रहे हो, तो इस तरीके से मैं इसको बेंड करते जाऊँगा, तो वो जब तक खुद को सस्टेन कर रहा है ब्रेक होने के पहले, यानी जहाँ पे क्रैक होने के पहले जब तक वो स्ट्रेस करते हैं, उसका खुद को सस्टेन कर रहा है, तो उस पॉइंट को, ब्रेकिंग के हल्के से फर्स्ट बिफोर के पॉइंट को हम कहते हैं यील्ड पॉइंट। ठीक है, तो ये हो गया फॉर डक्टाइल मटेरियल, क्योंकि डक्टाइल मटेरियल आपका एक ड्रॉ मटेरियल रहता है कि जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि शीट में या वायर में आपका रॉ मटेरियल से हम फिनिश गुड मटेरियल बनाते हैं, जिसका फॉर्म क्या रहेगा, एक शीट मेटल रहेगी या एक वायर रहेगी जिसको हम खींचते हैं। जैसे आपका च्युइंगम रहता है, च्युइंगम खा के आप जैसे खींचते हो, तो जो भी मटेरियल का शेप बनता है, तो उसको हम कहते हैं उसका डक्टिलिटी उस टाइप के, कि वो ब्रेक नहीं होगी लेकिन वो इलास्टिकली इलोंगेट होती जाएंगी, तो उसको हम कहेंगे डक्टाइल मटेरियल। देन है आपके पास फॉर, अगर आपने कंसीडर कर लिया कि अभी ब्रिटल मटेरियल मेरे पास है, फॉर ब्रिटल मटेरियल ये फेस क्या रहेगा आपका, फैक्टर ऑफ सेफ्टी रहेगा आपका अल्टीमेट स्ट्रेस और लोड डिवाइडेड बाय एज यूजुअल वर्किंग स्ट्रेस और लोड। ठीक है, तो ब्रिटल मटेरियल के लिए हमने यील्ड स्ट्रेस क्यों कंसीडर किया, क्योंकि ब्रिटल मटेरियल का अल्टीमेटली, देखो कोई भी मटेरियल क्या होता है, पहले बेंड होगा,
फिर हल्के से उसमें क्रैक चले जाएंगे, उसके बाद वो दो टुकड़ों में या दो हिस्सों में टूट जाएगा, यानी ब्रेक हो जाएगा। तो उसको हम यील्ड पॉइंट से कंसीडर करते हैं, उसमें कंसीडरेशन यील्ड पॉइंट का होता है। लेकिन जब ब्रिटल मटेरियल लेते हैं, जैसे कोई कांच होती है, कोई रॉ जैसी चौक हो गया आपका, तो आप जब उसके ऊपर कोई भी लोड अप्लाई करते हो और वो अगर वो कैरी नहीं कर पा रहा है, उसकी कैपेसिटी के बाहर उसका लोड अगर जा रहा है, उसमें स्ट्रेसेस कुछ ज़्यादा ही इंड्यूस्ड हो रहे हैं, तो वो क्या कर देता है, वो ब्रेक हो जाता है, वो बेंड नहीं होगा, उसमें कुछ हल्के से क्रैक नहीं जाएंगे, और डायरेक्ट क्रैक हो जाएगा, टूट जाएगा। तो उसको हम कहते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस या अल्टीमेट उसका लोड रहेगा। तो इस तरीके से हम उसका पॉइंट कंसीडर करेंगे, और जो भी आंसर आपका आएगा वो एक नंबर में आएगा, और वो नंबर रहेगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी उस ब्रिटल मटेरियल के लिए। ठीक है, तो होपफुली आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी समझ में आया होगा। और फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपके न्यूमेरिकल के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फैक्टर ऑफ सेफ्टी पे ही आपका मोस्टली इनिशियल पॉइंट, जो भी न्यूमेरिकल का डिज़ाइन का पार्ट है अपना, वो इनिशियल पॉइंट पे हम उसको सॉल्व करने में बहुत हेल्प करता है आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, अब हम देखेंगे नेसेसिटी ऑफ थ्योरीज ऑफ फेल्यूर। ठीक है, अब हम क्या देखने वाले हैं, नेसेसिटी ऑफ फेल्यूर ऑफ मोड। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेसेसिटी ऑफ थ्योरीज ऑफ फेल्यूर, नेसेसिटीज ऑफ थ्योरीज ऑफ फेल्यूर। तो इसके पहले हमें समझ में लेना है कि ये थ्योरी ऑफ फेल्यूर क्या है, यानी फेल्यूर थ्योरी क्या रहती है, ये क्यों ज़रूरी इम्पोर्टेंट है, इसमें हमको क्यों ये इतना नेसेसरी है, इसमें जो आपको DME 1 में आपको कंसीडर करना पड़ता है, या जब भी कभी आप ड्राइंग बनाते हो, डिज़ाइन बनाते हो, उसके अंदर आपको इसको कंसीडर करना पड़ता है। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग चीज़ समझ लीजिए आप कि फेल्यूर थ्योरी क्या रहती है। फेल्यूर थ्योरी एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें हम प्रेडिक्ट करते हैं कि आपका कोई भी मटेरियल आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो या जो रॉ मटेरियल रहेगा, उसको हम प्रेडिक्ट करते हैं, यानी उसका हम एजम्पशन करते हैं, उसके ऊपर लॉजिक लगाते हैं कि ये कब जाके कौन से कंडीशन के अंदर आपका सॉलिड जो मटेरियल है वो ब्रेक होगा या टूट जाएगा या फेल हो जाएगा। आ रहा है समझ में, यानी कैसा कि टूटना ही इसका मतलब ये नहीं कि वो फेल हो रहा है, वो मान लो उसका आउट ऑफ शेप भी हो जा रहा है, वो उसके डायमेंशन हल्के से चेंज हो जा रहे हैं, वो हल्का बेंड हो रहा है, उसके अंदर हल्के से क्रैक्स आ रहे हैं, क्रिएट हो रहे हैं, तो उसको भी हम क्या कहते हैं, इट्स काइंड ऑफ फेल्यूर। इस मटेरियल के अंदर जो भी हमें नहीं चाहिए था वो हो रहा है, तो उसको हम फेल्यूर कहेंगे उस मटेरियल का। तो फिर ये मटेरियल का फेल्यूर हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, या फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसका हम जो बोलते हैं ना कि हम वारंटी देते हैं, गारंटी देते हैं, किस बेसिस पे वारंटी गारंटी दे रहे हो, तो इसके बेसिस पे हम वारंटी गारंटी देते हैं कि आपके मटेरियल की कि इसकी लाइफ कितनी रहेगी, और ये अगर इस कंडीशन में चला गया या उसके पीछे वो अगर उस पर ये कंडीशन अप्लाई कर दी तो वो फेल्यूर मोड में चला जाएगा। जैसे हम कहते हैं कि 2 व्हीलर के ऊपर आप ट्रिपल सीट मत चलिए, फोर सीट मत बैठिए, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर जितना वेट गिरेगा तो आपकी गाड़ी उतनी वेट कैरी नहीं कर पाएगी, तो उसकी वजह से आपका गाड़ी के अंदर बहुत सारे फेल्यूर होंगे यानी क्या, जो भी जॉइंट्स होंगे वो हल्के से जॉइंट्स बेंड होने स्टार्ट हो जाएंगे, क्रैक होने स्टार्ट हो जाएंगे, टूटना स्टार्ट हो जाएंगे। देन अगेन मान लो कि कोई नट बोल्ट है तो उसके ऊपर उतना वो कैरी नहीं कर पा रहा लोड, तो वो टूटने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें कब होगी, जब आप ये चीज़ें कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हो, तो इसके ऊपर ही आप प्रेडिक्शन करना स्टार्ट करते हो कि कोई भी मटेरियल की लाइफ कितनी हो सकती है, उसका फेल्यूर कंडीशन क्या हो सकता है, टूटने का कंडीशन क्या हो सकता है, किस कंडीशन में वो बिहेव करेगा अजीबोगरीब, तो वो हम इस थ्योरी के ऊपर समझते हैं। तो पहले तो चीज़ समझ ली कि फेल्यूर थ्योरी क्या होती है फर्स्ट, उसके बाद उसकी नेसेसिटी देखेंगे। तो फर्स्ट हम देखेंगे फेल्यूर थ्योरी। ठीक है, तो फेल्यूर थ्योरी होती क्या है वो समझ लीजिए। तो फेल्यूर थ्योरी मैं पहले लिखता हूँ, फिर उसके बाद हम उसको डिस्कस करेंगे। इट इज़ द साइंस ऑफ प्रेडिक्शन, इट इज़ द साइंस ऑफ प्रेडिक्टिंग, it is the science of predicting the conditions under which solid material fail under the action of एक्सटर्नल लोड। ठीक है,
यानी भाई जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि इट इज़ दी प्रेडिक्शन, यानी प्रेडिक्ट करता है कि किस कंडीशन के अंदर आपका मटेरियल या किस लोड के अंदर आपका मटेरियल फेल होने वाला है। फेल होने वाला है यानी क्या, उसके डायमेंशंस चेंज हो जाएंगे, उसके अंदर के स्ट्रेसेस इंड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगे या ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो उसको हम कहेंगे कि वो किस कंडीशन के अंदर फेल होने वाला है। तो इसको हम कहते हैं फेल्योर थ्योरी। तो फेल्योर थ्योरी आपको किस लिए ज़रूरी क्या कहती है कि आपका कोई भी मटेरियल रहेगा उसका हम प्रेडिक्शन करेंगे कि वो किस कंडीशन के अंदर फेल होने वाला है, उस थ्योरी को हम कहते हैं फेल्योर थ्योरी। अब ये ज़रूरी क्यों है, क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, तो वो भी देखेंगे। तो हम पहले देखेंगे नेसेसिटी इस फेल्योर मोड की नेसेसिटी देखेंगे कि फर्स्ट क्या है, पहले लिखते हैं उसके बाद समझने की कोशिश करेंगे। सिंस इट इज़ इम्प्रैक्टिकल टू टेस्ट एवरी मटेरियल, सिंस इट इज़ इम्प्रैक्टिकल यानी ये प्रैक्टिकली हो ही नहीं सकता कि उसको टेस्ट करना है हमें एवरी मटेरियल, कोई भी मटेरियल आपका प्रैक्टिकली टेस्ट करना इम्पोर्टेंट होगा, ये ज़रूरी नहीं होता। एंड एवरी कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेसेस, एंड एवरी कॉम्बिनेशंस ऑफ स्ट्रेसेस नेसेस, then the failure theory then the failure theory is needed for making prediction on the basis of materials performance on the tensile test, on the number of अलग अलग टेस्ट, टेंसाइल नहीं कोई भी टेस्ट, ऑन दी नेचर ऑफ टेस्ट। ठीक है, यानी इसका मीनिंग क्या कह रहा है, फर्स्ट नेसेसिटी क्या कह रहा है कि जब भी आप कैसा रहता है, हर मटेरियल को टेस्ट करना या हर स्ट्रेस को टेस्ट करना ये इम्पॉसिबल है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इसीलिए हम फेल्योर थ्योरी यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक मटेरियल को आप टेस्ट करोगे या वो होगा ही, कुछ कंपोनेंट छोटे होते हैं साइज से, कुछ कंपोनेंट इंटरनली यूज़ किए जाते हैं, तो हमें नहीं पता रहता है कि उसका बिहेवियर किस तरीके से रहेगा। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि इसको अनदर टेस्टिंग थ्योरी से कंसीडर करने से अच्छा कि फेल्योर थ्योरी को कंसीडर करके हम इसका जो भी रिजल्ट रहेगा वो हम निकाल सकते हैं। आ रहा समझ में? इसलिए इसकी फर्स्ट नेसेसिटी क्या है आपकी कि आपको इसमें नेचर जो टेस्ट रहेगा, जैसे टेंसाइल टेस्ट रहेगा, जैसे उसका कंप्रेसिव टेस्ट रहेगा, शेयरिंग टेस्ट रहेगा, वो टेस्ट को हम उसके अंदर मटेरियल को हम टेस्ट करेंगे और उसका जो भी रिजल्ट आएगा वो आपको रिजल्ट देगा कि आपका मटेरियल कब और किस कंडीशन के अंदर फेल होगा। ठीक है, देन नेक्स्ट सेकंड जो नेसेसिटी है वो है टू डिज़ाइन ए स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, टू डिज़ाइन structural component and calculate margin of safety, and calculate margin of safety। यानी क्या कि मान लो कोई भी मटेरियल का कंपोनेंट का आपको स्ट्रक्चरल डिज़ाइन बनाना है। स्ट्रक्चरल डिज़ाइन यानी क्या कि वो किस तरीके से इंटरनली, आउटर लेयर, उसके इंटरनल लेयर किस तरीके से दिखेंगे, वो किस तरीके से एक्चुअल वर्क करेगा। तो वो कंपोनेंट का आपको जब डिज़ाइन बनाना है, डिज़ाइन यानी क्या, अगेन हम कहेंगे उसकी कैलकुलेशंस प्रोसेस होगी और उसके बाद उसका ड्राइंग प्रोसेस होगा, उसको हम कहेंगे डिज़ाइन। तो वो कौन सा डिज़ाइन रहेगा? स्ट्रक्चरल डिज़ाइन रहेगा। कोई भी मटेरियल का इंटरनल एंड आउटरनल ड्राइंग देख के उसके अंदर हम स्ट्रेसेस क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्या यहाँ पे फेल होगा, वो भी चेक करने के लिए आपको फेल्योर थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एंड देन कैलकुलेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी, एंड उसके बाद ही आप समझते हो कि ये मटेरियल कब और कहाँ फेल होगा। तो उसको हमको सेफ्टी की रीज़न के लिए उसकी कितना उसके ऊपर लोड अप्लाई करना पड़ेगा सेफ्टी रीज़न के लिए, और उसका कितना लाइफ हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये भी इसके लिए हम फाइंड आउट करने के लिए फेल्योर थ्योरी यूज़ होती है। देन टू गाइड इन अ मटेरियल डेवलपमेंट, टू गाइड इन मटेरियल डेवलपमेंट,
मान लो आपके पास कोई मटेरियल है जिसके अंदर आप हल्का सा चेंज करके उस मटेरियल की स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी बढ़ा सकते हैं, उसकी लाइफ बढ़ा सकते हैं, तो उसमें भी आपको ये फेल्योर थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मान लो कोई भी मटेरियल है, उसको हम हल्का सा भी चेंज करेंगे, उसमें कुछ चांसेस है कि एनहांसमेंट करने की, कुछ ऐड ऑन करने की ज़रूरत है, तो वो ऐड ऑन करने की ज़रूरत में आप उस मटेरियल को और आगे और उसकी लाइफ बना सकते हो। तो ये है आपका एक अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्यों आपको थ्योरी ऑफ फेल्योर जो या फेल्योर थ्योरी क्यों ज़रूरी होती है। और लास्ट जो इसकी नेसेसिटी है वो है आपकी टू डिटरमाइन वीक एंड स्ट्रॉन्ग डायरेक्शंस। यानी क्या कि आपको ये फेल्योर थ्योरी इस तरीके से भी इम्पोर्टेंट है कि जी इसके अंदर आप कोई भी मटेरियल का एक सर्टेन वीक पॉइंट रहेगा वो भी फाइंड आउट कर सकते हो, और उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी या स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन जो भी रहेंगे पॉइंट्स वो भी आप इसके अंदर फाइंड आउट कर सकते हो। तो इस तरीके से ये ज़रूरी है, इस 4 पॉइंट के ऊपर आपको समझ में आएगा कि ये फेल्योर थ्योरी क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो शायद मुझे लगता है कि आज के लेक्चर में इतना ही। आगे लेक्चर में हम देखेंगे डिफरेंट थ्योरीज जो है फेल्योर थ्योरीज, वो हम देखेंगे। उसमें हम थोड़ा डेरिवेशन पार्ट है वो देखेंगे। उसके बाद आपका स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व डायग्राम भी देखेंगे जो आपको सॉम और ईएम में हुआ था। तो एक बार हम उसको एक जस्ट ओवरलुक देने के लिए उसको हम रिवाइज करेंगे। ठीक है, देन थैंक यू फॉर टुडेज लेक्चर।